अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। कहते हैं कि इंसान के अमल में, रवैये में तब्दीली तब आती है जब उसकी सोच में तब्दीली आए। जब सोच में तब्दीली मुस्बत हो तो रवैये भी अच्छे होते हैं, और अगर सोच में तब्दीली बुरी हो तो रवैये भी मनफी होते हैं, और फिर मनफी रवैयों के बाद ही इंसान गुनाह या जुर्म का इर्तिकाब करता है। आज मैं गुजरांवाला में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको ऐसे 3 मुल्ज़िमान से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने एक उम्र रसीदा औरत को बेदर्दी से कत्ल किया, फिर उसकी लाश को बोरी में बंद किया और उसके बाद उसे नहर किनारे छोड़ आए। ये गुनाह क्यों इनसे हुआ, इसका इर्तिकाब ये कैसे कर बैठे, वो ढेर उम्र खातून कौन थी और इनसे क्या दुश्मनी थी उसकी, आइए प्रोग्राम में दिखाते हैं। मेरे साथ मुद्दई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मामला था, क्या दुश्मनी थी कि इनकी वालदा को उन्होंने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वो कहने को रिश्तेदार थे, जान पहचान थी, ताल्लुक वास्ता किसी चीज का भी उनको ख्याल न रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जी बेहद अफसोस है मेरी टीम की जानिब से, मेरे इदारे की जानिब से, तमाम देखने वालों की जानिब से। आपका एक कीमती असासा है, वालिदैन वापस नहीं आ सकते, और जो रिश्ता एक दफ़ा दुनिया से चला जाए, वो कोई भी रिश्ता हो, वो वापस कभी नहीं आ सकता। अल्लाह आप लोगों को सब्र जमील दे, हिम्मत दे। आपसे बात करने का मकसद आपके गमों को ताज़ा करना नहीं, आपकी जो भी आपका कीमती असासा दुनिया से चला गया, आपकी वालदा को इंसाफ पहुंचाना है, ताकि फिर कोई ऐसे अपने वालिदैन के लिए ना रोए। ये कौन लोग थे, इनकी क्या दुश्मनी थी आपकी वालदा से, क्यों इन्होंने इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया, आप कुछ जानते हैं इस बारे में? मैम असल में ये जो है कि वालदा मेरी जो आई हैं यहाँ मामू के घर आई हैं, मिलने के घर से। सगे मामू हैं? वालदा के सगे मामू हैं। अच्छा। हम में मिले हुए तकरीबन इनसे तो काफ़ी अरसा हो गया है, लगभग 12-13 साल कह सकते हैं हम इनसे नहीं मिले। तो जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई है वालदा से, उन्होंने यही कहा कि मैं उनके पास जा रही हूँ, वहाँ से मिल के तो फिर मैं घर आ जाऊँगी। तो फिर मैं तो पिंडी होता हूँ, मुलाजमत करता हूँ। आपकी वालदा कहाँ से आ रही थी? मस्कत से। भाई मेरे बाहर होते हैं तो वो उनके पास होते जी। हैं। अच्छा। तो वहाँ से फिर भाई को मैंने बताया कि वालदा इस तरह आ गई हैं गुजरांवाला में, तो वो फिर 1 या 2 दिन में, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि 1 या एटलीस्ट 2 दिन के अंदर मैं आ जाऊंगी। वो लाहौर एयरपोर्ट पे उतरी? नहीं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरी, तो वहाँ से गुजरांवाला? वहाँ से वो गुजरांवाला आई हैं। तो उसके बाद हमें फिर दोबारा उनसे रब्ता ही नहीं हुआ। उसके बाद हमें रब्ता उस टाइम हुआ जब 27 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिली है। कंगनी वाला पुल है, उनके सेंटर में बोरी बंद लाश पड़ी हुई थी, और वो भी छोटे भाई के साथ रब्ता हुआ है। इस दौरान आप लोग वालदा को ढूंढ रहे थे? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपने छोटे भाई को कहा, क्योंकि मैं उसी दौरान छुट्टी आ गया था, क्योंकि जब मुझे पता चला तो फिर मैं घर आया हूँ। 22 तारीख को मैं छुट्टी आया हूँ, और छुट्टी आने के बाद मैंने भाई को कहा, मैंने कहा रब्ता करो, मुझसे तो रब्ता नहीं हो रहा। व्हाट्सएप पे आगे मेरा रब्ता होता था उनके साथ, तो उसके बाद उनसे रब्ता नहीं हुआ। मैंने सबको घर में कहा, मेरी वाइफ, मेरा भाई, मेरी बहन। क्या लगा अम्मी कहाँ होंगी जो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा? मैम अब इसका तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि परेशानी बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बाद हमें बड़ा वो था कि कहाँ अभी तक हमसे रब्ता नहीं हो रहा। कोशिश हमने बड़ी की है, लेकिन फिर उसी दौरान में 27 तारीख वाले दिन हमसे असगर सदीकी साहब हैं, उन्होंने मेरे भाई को कॉल की है, जबकि वो नंबर नहीं था उनके पास। तो वो फिर जब उनसे हमने पूछा है तो उन्होंने कहा कि जो मैयत मिली है या लाश मिली है, उनकी हथेली के ऊपर ये नंबर लिखा हुआ है। अच्छा जी। तो हम तो पहले परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, कि हम कैसे किसी औरत को जानते हैं कि जिसके हाथ पे वो लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट करवाई थी अपनी अम्मी की? नहीं, इस दौरान ये है मैम कि काफ़ी दिन हो गए FIR नहीं लॉन्च करवाई हमने। उसके बाद हमसे असगर सदीकी साहब ने छोटे भाई के साथ रब्ता किया, वो भी उनके हाथ पे लिखा हुआ था छोटे भाई का नंबर। तो फिर परेशान हो गए हम। पहले तो हमने सोचा कि शायद फ्रॉड कोई कर रहा है या ऐसे डरा रहा है। फ्रॉड भी आगे भी हमारे साथ ऐसा हुआ है। पहले कोई फ्रॉड भी इसी तरह का हुआ क्या? आपकी वालदा क्या? नहीं, वालदा नहीं, वैसे ही जैसे आपके पैसे निकल आए हैं या इस तरह के। तो फिर उसके बाद हमने रब्ता किया, उन्होंने हमें पिक्चरें भेजी हैं। जब वो तस्वीरें मैंने देखी हैं तो मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है कि बात है, आप ये तो मेरी वालदा लग रही हैं। फिर मैंने रब्ता किया दोबारा रात को ही,
उन्होंने कहा आप फिर ऐसा करें गुजरांवाला में आ जाएं। फिर मैं गुजरांवाला में आया हूँ और उसके बाद फिर मैंने पहचान की और मैंने कहा कि ये मेरी वालदा ही है। तो नंबर हाथ पे किसने लिखा था? नंबर असल में वो नंबर जो है मेरे भाई का वो उनके पास नहीं था। असल में जैसे सेव होता है नंबर तो वो इंसान कॉल करता है दोबारा, तो वालदा मेरे भाई ने कॉल की थी सिस्टर को जब वो घर में थी, तो उन्होंने जो नंबर लिया था ना कभी वो सिस्टर उठा लेती थी कभी वालदा, तो मेरे भाई को पता चला कि शायद ना ये सिस्टर का नंबर है। लेकिन जब हम जिस रात को आ रहे थे तो उसने मेरे भाई ने कहा कि भाई ये नंबर पे कॉल की थी मैंने लास्ट दफ़ा, ये पता करता हूँ कि सिस्टर के पास है या वालदा के पास था। क्योंकि जब इस तरह हो जाता है इंसान के साथ, इंसान तो काफ़ी चीज़ें सोचता है कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है। तो फिर सिस्टर ने हमें बताया कि ये नंबर वालदा का था, तो शायद वो नंबर उन्होंने खुद लिखा है बकौल मुल्ज़म। हम तो यही सोच रहे थे कि जिसने मुल्ज़मान से आपकी क्या दुश्मनी है, क्योंकि वो तो आपकी वालदा पे बड़ा ही गलत इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उन्हें शायद प्रॉस्टिट्यूशन करवाती थी ज़बरदस्ती, और इस तरह की होची हथकंडों की वजह से उन्होंने तंग आके सब किया। कि मैम अभी देखें कि अगर इस तरह का कोई बात होती, अभी तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो बच सकें। तो कहते हैं कि रीजन बिहाइंड आपको क्या समझ आता है? रीजन यही है कि पैसे उनके पास थे काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद अलावा उनके पास जेवरात थे जो जिसकी बिना पे इन्होंने ये किया। जो वो मस्कत से लेके आई थी जी, और आपको बताया कि वो छोटी सिस्टर है जिसके लिए वो लेकर आ रहे थे। तो अगर ऐसा होता तो आप देखें ना कि वो 2 साल की बच्ची नहीं है, उस खामंद है, बच्चे हैं, इस तरह कोई जबरदस्ती किसी को नहीं लेकर जा सकता। मुझे कोई क्यों नहीं, आज के जदीद दौर में कैसे कोई लेकर जा सकता है? मुझे क्यों नहीं कोई लेकर जाता कि आओ भैया आपको मैं उधर लेकर जाता हूँ, जब तक मेरी मर्जी शामिल ना हो मैं कैसे जा सकता हूँ? चलें अगर मैं उनकी बात मान लेता हूँ, वो जाते पुलिस में जाते कि हमारे साथ ये ऐसे कर रही है, कत्ल करने का किसी को क्या ये बहाना है? मैंने आज तक क्यों नहीं कत्ल कर दिया? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। तो वो उसके अलावा वो रिश्तेदार भी हैं, वो मुझे कह सकते थे, मेरे वालदा के मामू हैं, वो हमें बता सकते थे कि हमें ये कंप्लेन है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, अचानक ऐसे कैसे हो सकता? बात करने का ये है कि अभी वो जो कहें मैं मान लूं। इल्जामात तो लगा रहे हैं आपकी वालदा दुनिया से चली गई कि वो उसकी तरदीद या तस्दीक करती हैं, किस तरह की जी वो होती तो वो बताती बिल्कुल ऐसे। लेकिन आप लोगों की नजर में ऐसी कोई बात नहीं है, किसी के ऐसे रिश्ते पर जिसको आप बेदर्दी से कत्ल कर देंगे, दुनिया से चला जाए, फिर उसके किरदार कीचड़ उछालना यकीनन निहायत अफसोस की बात है। इसमें सच्चाई क्या है ये तो हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के दिखाते हैं। लेकिन जो मुदई फैमिली ने अभी तक बताया, जो उनके बेटे यहाँ मौजूद हैं, वो ज़ईफ़ थी, इनकी वालदा थी, सारी ज़िंदगी सिंगल पेरेंट बनकर उन्होंने इन बच्चों को पाला। फिर अब ये वक्त आया कि उनकी बेटी की उन्होंने शादी करनी थी, वो अपने बेटों के पास बैरून मुल्क मुकीम थी और वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करती हैं। उन्होंने आगे जनूबी पंजाब की तरफ जाना होता है, वो रास्ते में गुजरांवाला स्टे करती हैं अपने रिश्तेदारों के पास। मुद्दइयों के मुताबिक उनके पास जो ज़ेवरात और पैसा था उसको हथियाने के लिए सिर्फ ये ड्रामा रचाया गया है और अब इल्ज़ामात की बरसात की जा रही है। अपने नाज़रीन को आगे चल के हक़ाइक़ दिखाते हैं कि जो ये बता रहे हैं मुल्ज़मान ने वो जेवर और पैसा हथियाना था तो वैसे मांग लेते, चोरी कर लेते या कुछ भी और तरीका अपनाया जा सकता था, कम से कम एक इंसानी जिंदगी बच जाती। बाकी जो कुछ भी वो गुनाह या जुर्म करते उसकी सजा मिनिमम होती, इतनी मैक्सिमम इनको भी ना मिलती और किसी का रिश्ता भी उनसे ना चिंता। क्या हक़ाइक़ है आइए दिखाते हैं। नाज़रीन, इस केस में पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान अरेस्ट किए हैं। एक खातून मुल्ज़िमा है, 2 ये मुल्ज़म है। चूँकि खातून मुल्ज़िमा को बहुत ज़्यादा देर यहाँ पर खड़ा नहीं रख सकते थे, उसको फौरी तौर पर जेल वापस भेजना था, तो उसका शॉर्ट अपने नाज़रीन को हम सुनवाएंगे कि उसने क्या कहा। जॉब का कह के गई थी, पार्लर के जॉब का, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करवा दी। बिल्कुल मैं किसी काबिल भी नहीं बची, मेरी तबीयत ऐसी हो गई थी कि मैं बता भी नहीं सकती। फिर मेरा 3 दिन बाद मेरे अब्दुल से मैंने रब्ता किया, उन्होंने किसी तरह मेरा रब्ता करवाया, वो भी बहुत कहने पे। मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात तो नहीं बताई, लेकिन ये समझ गए थे क्या मामला है, क्योंकि ज़्यादा देर उन्होंने मेरी बात नहीं करवाई थी। अगर वो ना मारते तो वो 2 लड़कियों की ज़िंदगी और बर्बाद कर चुकी होती अब तक, क्योंकि वो बिल्कुल प्लान बना के बैठी हुई थी। वो मेरे सामने 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही। कितनी लड़कियाँ उनके आगे रोई, गिड़गिड़ाई हैं मेरे सामने। मैं कहती हूँ कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ उनके साथ। इस केस में पुलिस ने जो कुछ इन्वेस्टिगेट किया वो सब जानने के लिए हमारे साथ डीएसपी साहब मौजूद हैं, आमिर हुसैन संधू साहब। उनसे जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। संधू साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि पुलिस फाइंडिंग क्या है? एक बोरी बंद लाश मिलती है, पता लगता है कि वो फिर जो सामने चीज़ें आ रही हैं, क्या ये सच्चाई है कि वो धंधा करवाती थी ख्वातीन से और इसी असना में उसका कत्ल हो गया? ये बात ठीक है कि जब हमें बोरी बंद लाश मिली है उस वक्त हमें आइडिया नहीं था कि ये क्या चक्कर है, क्या मामला चल रहा है।
लेकिन जब हमें बाद क्या में लाश मसख थी पूरी? मसक थी, वो गला दबा के किया था तो वो सोचते चेहरे पे आ गया। चेहरे पे आ गया, तो शनाख्त जो है ना वो मुश्किल ही हो रही थी उसकी। और पुलिस को 15 कॉल से पता चला? 15 पे कॉल पे पता चला। जब हम उधर पहुँचे हैं तो जब हमने शनाख्त की है तो वो औरत की लाश निकली है। उधर ज़ाहिर पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, उसको बाहर पर्दे में भी रखना बड़ा ज़रूरी था, तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन रही थी उधर काफ़ी। तो फिर जब हमने देखा कि वो के हाथ पे एक नंबर लिखा हुआ है डेड बॉडी के, असल टर्निंग पॉइंट वही था। फिर हमें ये समझ आई कि शायद ये किसी ने किसी को फंसाने के लिए ये सारा मामला किया है। तो हमने फिर उस नंबर से जो है ना वो मदद ली कि ये नंबर जो है ना वो चेक करते हैं कि आया किसी को फंसाने के लिए किया है या इसके अपने तो किसी से। वो बेसिकली तो उसके बेटे का नंबर था। फिर सच्चाई क्या सामने आई? सच्चाई ये थी कि वो जो औरत थी ना वो बाहर अंदर ब्यूटी पार्लर के लिए उसको औरतें वगैरह चाहिए थी, तो ये रिश्ते में उसकी भांजी लगती है रिश्ते में। तो इसने उसको कहा कि आप उधर रावलपिंडी आ जाएं तो मैं आपको उधर किसी ब्यूटी पार्लर पे लगवा देती हूँ। इसका अपना सैलून कहाँ पे था? अपना सैलून कॉलोनी था, चल फिर के ये काम करती थी। लेकिन यही कहती थी कि मेरा सैलून है, लोगों को यही बताती थी। प्रॉपर हमें कोई चीज़ नहीं मिली इसकी। ठीक है। उसके बाद इसने इस खातून को भी सैलून के जॉब के हवाले से रावलपिंडी मंगवाया? हाँ, रावलपिंडी मंगवाया। वहाँ एक फ्लैट था, वहाँ उसके जानने वाले थे, उनके पास इसको ले गई। फिर उसने कहा जी मेरे साथ 3 दिन मैं रही हूँ तो मेरे साथ काफ़ी इन लोगों ने ना जिनसी तशद्दुद करवाया लोगों से। अच्छा, ये प्रॉब्लम फिर आई। प्रोस्टिट्यूशन? हाँ जी। फिर वो खातून वहाँ से कैसे जान छुड़ा के भागती है? वहाँ उसने फिर अपने खामद से बात की कि मुझे 3 दिन और 3 रातें हो गई हैं और ये रोज़ाना की बुनियाद पे मुझसे ये जिनसी तशद्दुद करवा रहे हैं। उसने कहा आप किसी तरीके से इनको इत्मीनान में लेके यहाँ से निकलो, मेरे तो पास क्या के निकली घर से? वो फिर यही कह के निकली कि मैं दोबारा आ जाऊँ कि मुझे एक दफ़ा जाने दें मेरा, क्योंकि 2 साल का बच्चा था वो भी इधर छोड़ गई थी। उस बहाने से वो निकली है, फिर अपने खामद के पास आ गई है। खामद के ज़हन में फिर इंतकाम का जो है ना वो अंगारे उसके चलने लगे कि मेरी बेगम के साथ इसने बड़ी ज़्यादती करवाई है, तब मैंने इसको नहीं छोड़ना। उसने फिर उससे अपनी बीवी को कहा कि इसको किसी तरीके से बुलाओ, इसकी दावत वगैरह करो। 3-4 दिन बाद फिर उसने राब्ता किया कि आप जब इधर आएंगी तो मुझे बताना। तो वो कुदरती तौर पर इधर अपने किसी जानने वाले के पास आई हुई थी एमनाबाद में। तो वो शाम को उधर आ गई, खाना वगैरह उसने खाया। खाना खाने के बाद वो कहती है जी मैं तो बाहर चली गई हूँ। तो खामद ने फिर बताता है कि मैंने इसको चाय पिलाई है खुद बना के, उसमें फिर नींद वालियाँ गोली दी हैं। तो जब उसको नींद आ गई है फिर मारना बड़ा आसान हो जाता है। फिर उसने सरिये के ज़रिए इधर रखा है और उसका काम तमाम किया। ये जो इनकी नेक बोन है, ये नेक बोन है, तोड़ी है उसने सरिये के। और फिर उसको बोरी में बंद किसने किया? बीवी ने किया। बीवी फिर इसी दौरान उसका जो है ना बेटा आ गया। फिर उसने वो एक बच्चा खुद और उसकी जो ये बीवी है तो बोरी में बंद करके तो फिर लेके गए हैं मोटरसाइकिल पे। ये खुद चला रहा था, बेटा इसके पीछे बैठा है, दरमियान में इन्होंने बोरी रखी है। ये फिर इसको लेके तो ओवर हेड ब्रिज पे ले गए हैं, हमारा ये कंगनी वाली साइड पे है, उसके ऊपर जाके रखा है। पानी में नहीं फेंका? पानी में नहीं फेंका, ओवर हेड ब्रिज ऊपर जाके उधर रखे हैं। सुबह तकरीबन दिन जब सुबह हुई है तो फिर लोगों ने देखा था, हमें चला दिया, तो फिर हम पहुँचे हैं उधर। ठीक। और वो नंबर किसने लिखा था उसके हाथ पे? उसका जो मामला वो ये था कि उसके बच्चे ने, जो उसका बेटा था ना एक, उसने नई सिम ली थी मकतूला के। जब उसने उसे फ़ोन किया तो ने कहा जी मैं ये मेरा नया नंबर है, तो उसने बजाय किसी कागज़ में लिखने के अपने हाथ पे वो बॉल पॉइंट से लिख लिया। अब अल्लाह उन्होंने कुदरत है कि मारने वालों को वो नंबर उनके सामने नहीं आया, सामने आया तो अल्लाह ने उनके जहन में नहीं डाला और उस नंबर की वजह से ये ट्रेस हुआ सारा। ये एक टर्निंग पॉइंट था। ये टर्निंग पॉइंट है। उसके बेटे का नंबर। एक और बात बताइएगा, इस सारे केस में जो बात मुझे समझ आई कि ज़बरदस्ती उस खातून को लेके जाया गया और उसके साथ वहाँ पर जिनसी तशद्दुद होता रहा, जो आपने मुझे डिटेल बताई। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये इस खातून को यहाँ से वाकई नौकरी की गर्ज से लेके गई हो और किसी के पास काम पे लगवा, जैसे अब तारे फ्लैट है और वहाँ पे ऑलरेडी कपल मौजूद था, हो सकता है इसको डे एंड नाइट की मेड के तौर पे, हाउस हेल्प के तौर पे इनके पास रखवाया और वो ये काम करवाते हो। क्या उस कपल से इन्वेस्टिगेशन जरूरी है करनी? इंशाल्लाह अभी प्रोसेस चल रहा है, रिमांड पे हैं, तो कोशिश करेंगे वो जो कपल उधर है उसको भी हम शामिल तफ्तीश करें, ताकि मुमकिन है एक नया हमें कोई आइडिया मिल जाए या नए लोग मिल जाए जिनके साथ इस किस्म के मामला होते हों, तो वो शामिल तफ्तीश करेंगे। क्या ये खातून जो साथ गई थी इसकी फ्री कंसेंट थी उस वक्त जाने की? क्या इसके इल्म में था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है और हो सकता है कि वहाँ जाके इसको
समझ ना आई हो कि उसने इल्ज़ाम लगा दिया? नहीं, इनका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग थी इस लिहाज से, यही काम करवाए लेकिन इस हद तक ना करवाए जिस हद तक हो गया, मैक्सिमम हाँ, के ज़हन में था तो तभी गई है। लेकिन अभी सारी गुत्थी तब सुलझेगी जब वो कपल अरेस्ट। जो वो कपल अरेस्ट होगा फिर आइडिया होगा कि कितना किसका कसूर है। अच्छा संधू साहब, मुद्दई इसके बरक्स कहता है, वो कहते हैं कि जी मेरी वालदा के पास 4-5 तोले सोना था, मेरी वालदा जो थी उनके पास कोई 2-2.5 लाख रुपए के करीब ऐसी नकदी थी जो कि करेंसी एक्सचेंज की हुई थी, तो ये उस पर बेईमान हुए हैं और इन्होंने उस वजह से मेरी वालदा को कत्ल किया और अब ये हम पे गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। अभी ये रिमांड पे हैं, तो रिमांड पे हम ये भी कोशिश करेंगे कि अगर मुद्दई सेटिस्फाई होता है, अगर वो क्लू ऐसा मिल जाता है या हमें रिकवरी मिल जाती है तो इंशाल्लाह हम पॉसिबल है कि ये एक फैक्टर हो सकता है। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक। तो इसके पीछे मुमकिन है बहुत सारे इसके अंदर ऐसे सवालात हैं जो अभी जो हल होने वाले हैं और ये गुत्थी सुलझने वाली है। ये इतना सीधा केस नहीं है आमिर साहब, मुझे पूरा यकीन है आपकी अम्ब्रेला के नीचे जो आपके ऑफिसर्स हैं, साथ आपके SHO साहब हैं, वो इस केस को जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें पुलिस फाइंडिंग्स बताई। आगे चलते हैं, आपको मुल्ज़िमान के मुँह से सुनवाते हैं कि वो हमें कैसे उलझाते हैं और फिर इस गुत्थी को हम कैसे सुलझाते हैं, ये भी देखना बाकी है। ये जो 2 मुल्ज़िम हैं इनका क्या क्या किरदार है ये भी आपके सामने रखेंगे। शुरू में इस शक्ल से मासूम नज़र आने वाले मुल्ज़िम से करूँगी कि इसका क्या किरदार है और फिर मरकज़ी मुल्ज़िम की तरफ बढ़ूँगी कि उसने कैसे अमली जामा पहनाया अपनी नीयत को, अपने इस अमल को। इसी की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है? अरसलान। तुम्हारा क्या नाम है? शमशाद सिद्दीकी। तुम्हारी तरफ मैं बाद में आती हूँ। अरसलान, कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। अभी तो आप छोटे हैं बहुत। जी। तो ऐसी उम्र में तो इंसान को ख्याल आता है कि वो पढ़ ले, क्रिकेट खेल ले, किसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में चला जाए। ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के ख्याल में कत्ल कहाँ से आ गया? मैम मुझे कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। अच्छा। मामा का रोने का आवाज़ आया था तो मैं उस कमरे में उठ के गया था तो देखा पापा ने कत्ल कर दिया था। ये कौन थी जो कत्ल हुई? वो सुरैया थी जो मेरी मामा की ना रिश्ते में खाला लगती थी। आपकी स्टेप मदर हैं ये? जी। अच्छा, तो स्टेप मदर की खाला को आपके बाबा ने कत्ल कर दिया, उससे पहले कोई लड़ाई की आवाज़ भी तो आई होगी ना घर में? स्टैंड फैन लगा के हम सोते हैं, वो आवाज़ कुछ भी नहीं आया था उसमें। अच्छा अच्छा। कत्ल देख के आपको डर नहीं लगा फिर? मैं डर गया था, मैं रोने लग गया था। मैं कहा पापा आपने ये क्या किया? पापा कहते मैंने अब कर दिया, अब चुप रहो। अब देखा क्या था मौके पे अंदर जाकर? देखा तो वो बेड के ऊपर ने पापा ने सरिया से गला दबा के उसे मार दिया था। सरिया कौन सा? ये नहीं मुझे पता, तो यानी कि मैंने देखा ना डेड बॉडी पड़ी हुई थी। आप रोने की आवाज़ पे आपकी आंख खुली? जी। मामा जब रो रही थी। मामा रो रही थी। वो जो डेड बॉडी थी वो कहाँ थी? आपके वालिद साहब कहाँ थे? वालदा कहाँ थी? बेड के ऊपर पड़ी थी। मामा यानी कि गेट के पास खड़ी हुई थी, पापा डेड बॉडी के पास खड़े हुए थे। अच्छा, और उसकी सांसें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी या कोई आखिरी सांसें महसूस हो रही थी? नहीं, बिल्कुल समझे वो डेड थी एक हिसाब से। अच्छा, फिर आपने क्या किया? तो पापा ने कहा था बस मेरे हेल्प करवा दो, इसे बोरे में पैक करवा दो। बोरा कहाँ से लिया? वो घर पे पड़ा हुआ था। घर पे पड़ा। तो पापा ने मुझे निकाला है, यानी कि पापा ने निकाला है, निकाल के पापा कहते बस हेल्प कराओ उसे पैक करवा। कैसे हेल्प किया आपने? वो हाथ बांधा था पहले किस चीज़ से? वो रस्सी के साथ। जो आपकी उम्र है, इस उम्र में तो डर लगता है ना इंसान को। घर में पाला हुआ जानवर भी मर जाए तो हाथ कांपते हैं उसको भी ज़मीन में दबाते हुए। एक इंसान जो दुनिया से जा चुका है और कत्ल हुआ है आपके घर में, आपके वाले, आपको बाबा से डर नहीं लगा उस वक्त? मेरा खुद दिमाग नहीं काम कर रहा उस टाइम। बस मैंने जैसे पापा के साथ जल्दी जल्दी इसको यानी कि पैक करवा के बाइक पे रखवा के पापा के साथ कंगनी वाले पुल पे जाके। कैसे पैक करवाया उसको? क्या कोई टेप वेप की उसके ऊपर? नहीं, वो रस्सी के साथ पहले हाथ बांधा था, फिर टांग बांधा। अच्छा। उसके बाद फिर ना बोरे के यानी कि अंदर डाला, फिर ऊपर से दूसरा बोरा डाला, उससे रस्सी से बांधा था पापा ने। तो उठा के मैंने पापा के साथ बाइक पर रखवाया, तो मैं पीछे बैठ गया था। पकड़ के बैठे रहे? जी। सारे रास्ते ये जानते हुए भी कि जो आपने पकड़ा हुआ एक लाश है? मैं डर गया था उस टाइम, मैं खुद काँप रहा था उस टाइम, क्या हुआ ये गुनाह है और ये जुर्म है बहुत बड़ा। आपकी एज 18 के करीब है, तो अंडर 18 तो आप हो, लेकिन जो सज़ा कानून में है माइनर हो, जो उसके मुताबिक मिलेगी वो मिलेगी। जी। लेकिन ज़िंदगी में इससे सबक सीखना, ज़िंदगी में इससे बड़ा कोई क्राइम ना करना। ये ना हो यहाँ से बाहर निकलो तो पता लगे टारगेट किलर बन गए हो। ऐसा कुछ नहीं करना है, ज़िंदगी का सबक है। जी। ये वो मासूम बच्चा है जिसको उसी के बाप ने फंसा दिया। कहते हैं कि माँ बाप तो अपने बच्चे की तरफ गर्म हवा नहीं आने देते, तो अपने ही बेटे को क्यों फंसा दिया जबकि वो कातिल नहीं है। वो एक स्टूडेंट है, 9th क्लास में भी पढ़ता है और उसने एग्ज़ाम्स देने हैं। अब इस क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से उसका एडमिशन कैसे जाएगा, वो आगे कैसे पास आउट करेगा, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा, ये एक लंबा सफ़र है। खुदारा इससे इज्तनाब कीजिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद उस बाप, उस मुल्ज़िम, उस इंसान की तरफ बढ़ेंगे
जिसने इतना बड़ा काम खुद तो किया, अपनी ज़िंदगी तो उसने सफ़र कर ली इसमें, लेकिन अपने बच्चे को फंसा दिया। वो कौन है, क्या कहता है, वो सुनवाएंगे आपको। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि मरकज़ी मुल्ज़िम मौजूद है, वो क्या सुनाता है, हमें उलझाता है, पुलिस को उलझाता है, आएँ बाएँ शाएँ करता है, वो आपके सामने रखते हैं और अपने ही बनाए हुए जाल में वो कैसे फंसा ये भी सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है भाई? शमशाद सिद्दीकी। शमशाद सिद्दीकी साहब जी। आपने कोई नेकी का काम तो किया नहीं जो आपको हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। नाम तो आपने अपना इतनी इज्जत से बताया है, ये इज्जत किसी इंसान की भी कर लेते तो आज इंसानियत सूज वाक़े में अंदर ना होते। अपने अपने जमीर की बात है। जमीर क्या पता नहीं कहता है कि कातिल बन जाओ। कितनी लड़कियों को उसने बर्बाद किया होगा, मजीद कितनी वो करती। अच्छा, तो इसके लिए तो आप यकीनन कानून के पास आए होंगे ना? नहीं, मैं किसी कानून से तो किसी क्या हेल्प नहीं आपने लिया। खुद फैसला करने का हक खुद ही- रखा हुआ खुद है ही जो फैसला आपको कर दीन ने खुद नहीं मैं दिया, शरीयत ने नहीं दिया, आपको कानून ने नहीं दिया, माशरे में किसी ने नहीं दिया? ज़मीर तो नहीं है फिर आपका? चलो ठीक, वो आपकी सोच है, मेरी अपनी सोच मेरी थी। सोच नहीं है, ये पूरी दुनिया की सोच है। मेरी सोच या पूरी दुनिया की सोच का खमियाजा आप भुगत रहे हैं ये हथकड़ियों की सूरत में। और ऐसे आप शरीफ और नफ्स इंसान पाए गए हैं कि खुद तो आप फंसे ही फंसे हैं, आपने अपना बेटा फंसा दिया है। बाप तो दीवार बन के खड़ा हो जाता है कि उसके बच्चे के आगे कोई गर्म हवा भी ना दे, तो आपने 302 के मुकदमे में उसको फंसा दिया जिस बेचारे का कसूर ही कोई नहीं। माँ उनकी दुनिया से चली गई, दूसरी शादी का भूत आपके सर पे सवार था, दूसरी बीवी आपकी कहीं नौकरी करने चली गई, वो आपका और उसका जाती कौला फेल था। खुद अगर आपसे आपकी गैरत सो कॉल्ड नहीं बर्दाश्त आप कर पाए, जो भी आपने किया वो आपका अपना अमली मुजाहिरा था। बेटे को क्यों फंसा दिया बीच में? बेटा हैं, अचानक ट्रेनिंग दे रहे थे उसे, बेटा अचानक आ तो गया आ गया तो क्या हुआ? उसे कहते जाओ कमरे से बाहर, जो मैंने किया मैं जिम्मेदार, कानून जाने मैं जानूं। हिम्मत करते ना, बासियत है, बाप जस्टिफाई कर सकते हो उस चीज को जो कुछ कर दिया उसकी जिंदगी के साथ। आप जमीर नहीं मलामत कर रहा कि मेरे किए में मेरा बेटा फंसा हुआ है। उम्र क्या है उसकी अभी? 17 साल है। 17 साल। अभी वो स्टूडेंट है 9th क्लास का। पूरी पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है उसके आगे। जो मैंने करना था अब कर दिया, अब कानून मेरे साथ जो तो करना फिर काय का जमीर है तुम्हारा? इसका मतलब जमीर मुर्दा है। अब जरा मुर्दा जमीर की पूरी दास्तान सुनाओ, क्या हुआ था? मैंने उसको फ़ोन करके अपने घर पे बुलाया, नींद की गोली चाय में क्यों बना कर बुलाया? दे दी। नौबत क्यों पेश आई? नौबत पेश आई कि उसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। ओ मेरी भाई, इज्जत को डांटा। कैसे, कौन थी, तुम्हारे घर कैसे आना जाना हुआ, खिलवाड़ की नौबत कैसे आ गई, ये सब शुरू से बताओ ना। उसने मेरी बेगम को नौकरी का लालच देके अपने पास बुलाया। तुम्हारी दूसरी बीवी है, दूसरी बीवी है ये, कितनी उम्र है उसकी? 22 साल। तुम्हारी कितनी है? मेरी 48 साल। कितने साल हो गए थे शादी को? 3 साल हो गए। तुम्हारी बीवी क्या जॉब करती थी? नहीं करती थी। अच्छा, फिर क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि तुमने अपनी 22 साल की कम उम्र बीवी को, मासूम 2 साल का बच्चा वो घर में रख के तुमने उसको इस्लामाबाद तक भेज दिया? वो जॉब के चक्कर में उसके सुरैया साथ ले गई थी। क्या यहाँ गुजरांवाला में नौकरियां नहीं मिलती? तुम तो खुद मुलाजमत करते हो, गुजरांवाले किसी से में- बात करते हो तो शायद मिल गुजरांवाले में जाती। 1-2 जगह ट्राई हुआ था, वो तनख्वाह नहीं बनी, उसकी 15-16 से ऊपर नहीं जा रही थी, इसलिए उसने नहीं किया। वहाँ पे कितनी का झांसा था? वहाँ पे उन्होंने उसके 60,000 का ऑफर कराया था। IT इंजीनियर है तुम्हारी बीवी? नहीं, कुछ भी नहीं MBBS कर रखा है? आता। नो, ग्रेजुएट है? को हुनर जानती थी? नहीं, हुनर भी नहीं जानती। तो भाई बगैर हुनर के तुम्हारी बीवी, जिसको कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसके पास कोई हुनर नहीं है, स्किल्ड नहीं है वो, तो तुम्हारी बीवी को 60,000 किस मद में दिया जाएगा? हाउस हेल्प के लिए भी इतने नहीं दिए जाते। 15 से 20 हज़ार रुपया रेट है हाउस हेल्प का, हैं? ये अब उसके अंदर क्या बात तुमने होती है, नहीं, तुम बेहतर तो उसको दुनिया बताओ। शनास थे ना, जमाना शनास थे। तुमने नहीं सवाल किया कि ऐसी कौन सी नौकरी है जिसकी इतनी वहाँ पे उजरत है? मुझे उन्होंने सिर्फ भाई इस्लामाबाद की करेंसी भी वही करेंसी है जो इस गुजरांवाला में है। इस्लामाबाद यूरो या डॉलर करेंसी नहीं चलती जो कन्वर्ट हो के यहाँ 60,000 बन रहा था। उन्होंने हमें सिर्फ पार्लर का कहा था, बस इसके अलावा पार्लर में क्या तुम्हारी बीवी को क्या आता था? कुछ नहीं आता था। वो कुछ भी नहीं आता था। तो पार्लर में वहाँ पे जो जॉब होती है मेड की वो करनी थी, उसकी भी इतनी तनख्वाह नहीं होती। अब ये रब जानता, वो जानती है। मेरे वैसे 36,000 है, बाकी मिला उला के इतना 42, टेक्निकल 45, काम 46। जानने के बावजूद तुम्हारी 36 है और मिला जुला के 40 हो जाती है। हाँ, 40-45 हो 40-45 हो जाती है। तो तुम्हारी बीवी दुनिया का ऐसा कौन सा हुनर जानती थी जिसकी 60 थी? ये तो एक आम इंसान को भी बात समझ में आ रही होती है कि भाई ये फिर एक ही हुनर हो सकता है जो कि ख्वातीन से गलत काम करवाए जाते हैं। ये अब उसको बेहतर पता ये होगा। हुनर या तुम्हारी वाइफ जानती थी या उसकी खाला जानती थी, और तुम ऐसी आंखों पे पट्टी बंधी के पैसों का लालच आ गया था दिमाग में। ऐसी कोई बात नहीं, इतना मैं बेगैरत नहीं हूँ। अच्छा, वो शदीद जो गैरत है वो तो तुम्हारी मुझे नजर आ रही है, जो तुमने सवाल करना मुनासिब नहीं समझा और साथ चलना मुनासिब नहीं समझा। फिर क्या हुआ? 3-4 दिन बाद बीवी ने राब्ता किया। और राब्ता है कि उसने कहा मेरे ऊपर साथ, देख के बात करो ना भाई। उसने कहा मेरे साथ ये काम हुआ है। क्या हुआ है?
मेरे साथ उन्होंने रात के वक्त जो है ना बंदिश तो मेरे साथ जना किया उसने। तुम्हारी उस खाला के सामने उसने सारी बातें बताई? नहीं, वो उस टाइम वॉशरूम पे जाके की थी बात फ़ोन। अच्छा, वॉशरूम से उसने जो लोग ऐसे होते हैं ना वो लड़कियों को अकेले फ़ोन नहीं करने देते घर पे। आगे फिर उन्हें जब मुझसे रब्ता हुआ तो मैंने खाला से बात की, उस खाला को मैंने बड़ा मुतासिर किया। फिर अगले दिन उसने गाड़ी में बैठा दिया। क्या मुतासिर किया कि आपसे अच्छी कि बेस्ट खाला कोई नहीं है? इससे आप भेजे किसी भी तरीके से आप इसे घर भेज दें। क्या मुतासिर किया बताओ ना जरा वो भी। उसको यहाँ बुलाने के भेजने के लिए भी कि किसी भी हाल में इसको भेज दें, क्योंकि ये कह रही थी यहाँ से मैं निकल नहीं सकती किसी भी हाल में, क्योंकि ताला मार के रखा हुआ मुझे। अच्छा। फिर उसकी खाला ने भेज दिया उसे। फिर मैं घर ले आया उसे। फिर घर पे भी 2 दिन तक ऐसी रोती रही, रात को भी रोना, दिन में भी रोना उसका बंद नहीं हुआ। फिर मैं उसको समझाता रहा, जो होना तो हो गया, अब परेशान ना हो, ठीक है, आप जानते हो ये वो जानते हैं, मैं जानती हूँ। फिर अचानक हफ्ते के दिन मेरा जहन उसकी तरफ चला गया। किसकी तरफ? सुरैया की तरफ। खाला की तरफ? खाला की तरफ कि मैं फ़ोन करके मैं उसको बुलाता हूँ, अगर वो आ जाती है तो मैं उसको मार दूंगा, अगर नहीं आएगी तो मैं माफ़ कर दूंगा। फिर मैंने जब फ़ोन किया तो वो तो जब माफ़ी का सोच ही लिया था तो माफ़ कर देना था। फिर इतना दिल कुशादा कर ही लिया था कि नहीं आई तो माफ़ी, आ गई तो मार दूंगा। बिल्कुल। वाह, हैं क्या वो पर्चियाँ डाल के कुरंदाजी की थी इस पे? अपने जहन से किया, जहन से की थी। अच्छा, फिर क्या कह के बुलाया उसे? उसे कि मैंने खाला आपने इतनी नेकी का काम किया कि आपकी दावत करने का दिल है? मैंने कहा इसकी तबीयत सही है, आप अगर आना चाहते तो आके इसको ले जाएं। ओके। वो फिर कह रही ठीक है मैं इतने बजे बैठ जाऊँगी। तो फिर वो 8 साढ़े 8 बजे मेरे पास आ गई। फिर उसको खाना वगैरह खिलाया। उसके बाद फिर 9 साढ़े 9 बजे उसको मैंने गोली चाय में बना के उसको दे दिया। 1:30 पौने 2 बजे मैं उसको मार दिया। 4:15 बजे मैंने मारा फेंका उसे। कैसे? वो जब गोली खा ली तो वो बेहोश हो चुकी थी, होश में नहीं थी वो। फिर सरिये से मैंने सरिये के 2 टोटे तो उससे मैंने गला दबा दिया। क्या सरिये से? कपड़े से तो सुना है, तक चादर से सुना नहीं, है, बस मेरे गला, हाथ में दुपट्टे से सरिया सुना था, मैंने सरिये से दबा सरिये दिया। से कैसे दबा दिया? वो एक सरिया नीचे रखा था, ऊपर ऐसे रख के दबा दिया मैंने। अच्छा, वो तड़पी नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ना नींद की गोली से उसका बुरा हाल हुआ। फिर उसके बाद उसकी जब मैं नाक पे चेक किया तो ब्लड आ गया था नाक पे। फिर मैं देखा कि वो डेड हो गई है। तुम्हारी बीवी कहाँ थी? फिर बीवी अचानक आई। कहाँ से? उस परले कमरे से, दूसरे कमरे, 2 कमरे हमारे, उस कमरे से आई वो आके ये देखी। कितने बजे का वाकया है? ये 1:30 पौने 2 का वाकया है। बीवी जागती फिर रही थी? वो उस कमरे में उसको जागी होगी, सोई हुई थी, लेकिन वो आ गई थी उस टाइम, हार्ट उसे मिल चुका था। उसके बाद फिर वो रोने लगे, चिल्लाने लगे। मैं उसको चुप कराया कि देखो रोसी पड़ोसी आ जाएंगे, आप खामोश रहें, मेहरबानी आपकी, जो मैंने करना था कर दिया। फिर उसके बाद फिर उसके रोने से ये बच्चा उठ के आ गया। फिर मैं जब हाथ पर बांध रहा था तो वो फिर जरा सा कभी इधर हो जा रही थी, कभी इधर हो रहा था, वो बॉडी रुक नहीं रही थी। फिर मैंने बच्चे से हेल्प बीवी ने भी हेल्प की? नहीं, बीवी ने नहीं किया, वो सिर्फ बैठ के देखते रही, रोती रही। हैं, बीवी को नहीं शामिल किया बीच में? बेटे को कर लिया, जिसकी अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। फिर अंदाजा नहीं था कि ये फंस सकता है साथ? देखो कानून से तो कभी कोई नहीं बच सकता, कत्ल छुप भी नहीं सकता कभी। तो फिर इतना पता था तो बेटे को क्यों फंसा रहे थे? जिस बीवी की मोहब्बत में सारा कुछ कर रहे थे उसी को फंसाना था साथ। बस वो कह रहे रो के उसने तो पूरा मोहल्ला उठा देना था। यूँ कह लो बुढ़ापे का इश्क था उसके साथ, जिसमें बेटा नजर नहीं आया, लेकिन वो खातून 22 साल की नजर आ रही थी जो सो कॉल्ड तुम्हारी बीवी है। ना मुझे बेटा नजर आया, ना मुझे, बस मुझे अपनी इज्जत नजर आई। उससे तो नहीं कहा कि आके हेल्प करो, बेटे से कहा कि हेल्प करो, ये कौन सी इज्जत थी? उसका बुरा हाल था डर से। हाँ, तो वो जो कांप रहा था वो नजर नहीं आया? लेकिन फिर मर्द था ना, फिर भी हौसला कर लिया था ये। ओ भाई, बच्चा है अभी वो। हाँ बिल्कुल बच्चा ही है वो तो है। तुम सठे आ गए हो, असल हकीकत ये है। इस सारे के बाद कुछ ज़मीर में मुलामत हो रही है कि जो मैंने किया वो गलत था, मैं थाने चल के आ सकता था, वर्दी पे यकीन करता। बहुत सारे इसके तरीक़ेकार थे ना? थे तरीक़ेकार, हैं? थे तरीक़ेकार, लेकिन मैंने फ़ायदा नहीं लिया उसका। हाँ, फिर कहते हैं जी कानून हमारी मदद नहीं करता। ओ भाई, कानून को हाथ में लेते हो फिर कहते हो कि कानून ने मदद नहीं की। होना क्या चाहिए तुम्हारे साथ? अब जो कानून सजा दे मुझे पता है कानून में इसकी सजा क्या है? जो भी हो। क्या सजा है? फांसी होगी या सजाए मौत होगी। मोहब्बत के झंडे गाड़े हैं तुमने, बड़े मुतमईन हो। नाजरीन, ये वो शख्स है जिसने एक खातून को इस बुनियाद पर कत्ल किया। हाँ, यहाँ पर एक और बात मुझे बताओ कि मुद्दई कहता है कि उसकी वालदा के पास 5 तोले सोना और कुछ नकदी थी, जिसके लालच में तुम मियाँ बीवी ने ये सब कुछ किया है। इसके लिए हम हलफ उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तुम्हारे हलफ कैसे यकीन करूँ? तुमने तो वो कुरान में जो लिखा हुआ है उसी को झुठला दिया। कहा गया है ना कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल। तो जब उस पर यकीन नहीं किया तो उस पर हाथ रख के झूठी कसम भी खा जाना। ये तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है।
मोहब्बत इसे कहाँ तक खींच के लेगी कि इसने अपनी ही औलाद को फंसा दिया 302 के केस में। अपनी बीवी को जो इसकी बीवी ने स्टोरी से सुनाई, उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, ये तो अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आना बाकी हैं। वो फ्री कंसेंट से गई, बाद में उसने कत्ल करवा दिया, इन्होंने किसी नकदी या जेवर की वजह से सब कुछ किया, लालच इन्हें खींच के ले आया। लेकिन सवाल ये है कि इस सारे मामले के अंदर उस 17 साल के लड़के का क्या कसूर है जिसने बाप की ताबेदारी की। सोया उठा, थर थर कांपने लगा, बाप को देखा कि वो कत्ल कर चुका है, सिर्फ बाप के साथ मोटरसाइकिल पर बैठा, बाप जो कुछ करता रहा उसे चुप करके देखता रहा, और आज वो 302 के मुकदमे का मुलज़िम है। वो उस वक्त बाप का फरमाबरदार था, ना वो कत्ल करने में, ना वो प्लान करने में, ना वो किसी साजिश का हिस्सा, ना उसे किसी बात का इल्म, लेकिन वो फंस चुका है और फंसाने वाला है उसका सगा बाप। देखने वाले यकीनन सब साहिब औलाद भी होंगे, किसी के छोटे बहन भाई भी होंगे। क्या कोई अपने रिश्ते को बग़ैर गुनाह के इस तरह फंसाता है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। खुदारा कानून को हाथ में मत लीजिए। एक कत्ल तो पूरी इंसानियत का कत्ल है, हम हर बार बताते हैं। इंसानियत के नाते ही ना अपना बुरा कीजिए ना किसी और का कीजिए, और अगर कुछ बुरा होता देख रहे हैं तो कानून का दरवाज़ा खटखटाइए। ये वर्दी इन्होंने आप लोगों के लिए पहन रखी है। इस सीख के साथ मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।